हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को मैं असिस्टेंट मैनेजर मार्कफेड के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिसमें सामान्य ज्ञान 2 करके भी था। उसमें मतलब उसका जो सिलेबस था, तो ये जो सिलेबस है फ्रेंड्स है ना, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप सभी के सिलेबस से मैच करता है। तो जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं इसमें कवर करवा रही हूँ। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स के उस समय के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जिसको मैं आप सभी को इसमें नहीं करवाऊंगी, क्योंकि उससे आप सभी का टाइम वेस्ट होगा और वो आपके काम का भी नहीं है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, बी बल, सी ऊर्जा, डी चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा इनमें से अदिश राशि है? ऊर्जा। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियोस में भी कवर करवा चुकी हूँ। इसके साथ ही ऊर्जा के साथ आप सभी दो नाम और अच्छे से याद रखेंगे, कार्य और शक्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किन्वन है। तो देखिए यहाँ पर फिनवन लिख दिया गया है, एक्चुअली में ये किन्वन है ना। आप सभी इंग्लिश में देख लीजिए, फर्मेंटेशन को हिंदी में कहते हैं किन्वन। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिनवन करके लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन है, मीन्स श्वसन है। ए वायवीय श्वसन, बी अवायवीय श्वसन, सी कोशिकीय श्वसन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो किन्वन है वो एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये सहकारी डिपार्टमेंट का था, है ना, मार्कफेड, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, ऑप्शन देखते हैं, योजना आयोग, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी वित्त मंत्रालय। तो याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना भारत में किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये भूगोल का क्वेश्चन है और ये विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन व्यापम में बार बार कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आप सभी इस प्रकार के जो है आप सभी के सिलेबस में अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसके अंतर्गत कौन सा जो देशांतर है उसको क्या कहते हैं, मीन्स अक्षांश है उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, किस अक्षांश में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है? ऑप्शन ए है, क्या पूछा गया एक बार फिर से सुन लीजिए, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने से कितने अक्षांश तक शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, मीन्स कितने से कितने अक्षांश तक का जो एरिया है उसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ऑप्शन ए है, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण में 0 डिग्री से 23½ डिग्री अक्षांश के मध्य। तो देखिए ये जो एरिया होता है वो आता है उष्ण कटिबंधीय में। किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय में। तो ये जो है ये गलत हो गया। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंध में नहीं आता है, ये उष्ण कटिबंध में आता है। उसके बाद बी ऑप्शन है, भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण में 23½ डिग्री से 66½ डिग्री अक्षांश के मध्य। तो ये आप सभी के क्वेश्चन का आंसर है। 23½ डिग्री से 66½ डिग्री अक्षांश के मध्य का जो एरिया है इसी को ही क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके आगे देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण में 66½ डिग्री से 90 डिग्री हाफ अक्षांश के मध्य। ठीक है, यहाँ पर हाफ नहीं है, 90 डिग्री अक्षांश के मध्य। तो ये जो एरिया है ये शीत कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध, है ना। मैं आपको पढ़ के इसलिए ही बता रही हूँ क्योंकि ये बात मुझे आप सभी को बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शीतोष्ण कटिबंध वाला जो एरिया है वो किस में आता है? भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में 23½ डिग्री से 66½ डिग्री अक्षांश के मध्य। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1959,
1947, 1945, 1949। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस करवाई थी उसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया था। तो देखिए ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में, ठीक है फ्रेंड्स। कब हुआ इसका राष्ट्रीयकरण? 1949 में। और इसका डेट भी याद रखेंगे 1 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर क्वेश्चन को कभी भी डिफिकल्ट करना हो तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी ऐसे करके भी दे सकता है। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और व्यापम विश्व भूगोल के क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप सभी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्रिस्टलीय एवं कायांतित चट्टानों के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है? किससे? क्रिस्टलीय एवं कायांत्रित मेटामॉर्फिक रॉक्स के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लेटेराइटिक मिट्टी। तो याद रखेंगे कि क्रिस्टलीय एवं कायांतित चट्टानों के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? ऑप्शन दिया हुआ है कंचनजंगा, धौलागिरी, ठीक है। यहाँ पर धौलगिरी करके लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये होता है धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद है गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2, इसी को ही मीन्स जो गॉडविन ऑस्टिन है ना, इसका दूसरा नाम ही K2 है। उसके बाद है डी नंदा देवी। तो याद रखेंगे कि विश्व की दूसरे नंबर की सर्वाधिक ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन करके लिखा हुआ है, तो ये बोलने के ऊपर है। जो गॉडविन बोलना चाहता है वो बोल सकता है, लेकिन कहें हमेशा बुक में गॉडविन ऑस्टिन करके ही लिखा हुआ रहता है। तो देखिए ये जो गॉडविन ऑस्टिन है इसी को ही K2 के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स ये इसका दूसरा नाम है। और साथ ही इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 8611 मीटर। याद रखेंगे, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो कितना है? 8611 मीटर। और साथ ही आप सभी ये भी याद रखेंगे कि ये जो K2 है या फिर गॉडविन ऑस्टिन है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ट्रांस हिमालय में भी जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। देखिए जो ट्रांस हिमालय है उसमें उसको पर्वत श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम करके। तो उसके अंतर्गत भी ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है? काराकोरम। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हिमालय से रिलेटेड कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे आप सभी छोड़ सके। हिमालय से रिलेटेड एक एक पॉइंट लाइन टू लाइन आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुए थे? ऑप्शन ए पानीपत, बी तालीकोट, तराइन, कन्नौज। तो देखिए हम हमेशा पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो कहाँ पर हुआ था? तराइन में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शेर शाह का मकबरा स्थित है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, सासाराम, दौलताबाद, बयाना। तो जो शेर शाह सूरी जी थे, है ना, उनका जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार में स्थित है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही है, कभी भी इसको पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे और साथ ही इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। तो जो नेल्सन मंडेला दिवस है वो कब मनाया जाता है? 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का सरस्वती योजना किससे संबंधित है? तो आप सभी ने सुना होगा छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल वितरण योजना, ठीक है। तो जो सरस्वती योजना है वो साइकिल वितरण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साइकिल वितरण से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? मीन्स ये जो हमारा राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य, इसका पुनर्गठन का जो विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित हुआ था? इसका डेट और सन ये दोनों पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 20 दिसंबर 1996, उसके बाद है 31 जुलाई 2000, उसके बाद है 21 जुलाई 1998, उसके बाद है 1 नवंबर 2000।
तो याद रखेंगे कि जो लोकसभा में विधेयक पारित हुआ था वो कब हुआ था, 31 जुलाई 2000 को हुआ था। और ये सदाबहार क्वेश्चन है, कहने का मतलब है ये कभी भी पूछा जा सकता है और रिपीट भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में जो राज्य पुनर्गठन विधेयक है हमारे राज्य का वो पारित हुआ था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के रविशंकर सागर बांध में कौन सी नदी या नदियाँ संबंधित हैं? तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें छत्तीसगढ़ का जीके और जो इंडियन जीके है इसको साथ में पूछा गया, लेकिन आप सभी का जो एग्जाम होगा मंडल निरीक्षक उसमें अलग अलग पूछा जाएगा, लेकिन इसमें दिया हुआ है इसलिए मैं आप सभी को करवा दे रही हूँ साथ में। इस राज्य के रविशंकर सागर बांध से कौन सी नदी संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है महानदी जोग पैरी, महानदी शिवनाथ हसदेव, सी है महानदी, डी है हसदेव सबरी। तो याद रखेंगे कि रविशंकर जो बांध है वो केवल महानदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? महानदी से संबंधित है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के क्षमा प्रदान करने की शक्ति में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया है और राष्ट्रपति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी कोई भी एग्जाम दे तो इनसे रिलेटेड सभी जो भी टॉपिक्स है, जो भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए है प्रविलंबन, बी है परिहार, सी है विराम और डी है पैरोल। तो देखिए जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है उसमें प्रविलंबन भी होता है, परिहार भी होता है, विराम भी होता है, लेकिन पैरोल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा एक होता है लघुकरण, ठीक है, क्या होता है? लघुकरण। तो ये भी आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी है उरुवेला, सी है सारनाथ, डी है गया। तो जो गौतम बुद्ध जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य में संगीत विद्या के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए राजा चक्रधर सम्मान, बी है मिनी माता पुरस्कार, सी है दाऊ मंदरा जी पुरस्कार, डी है बिलासाबाई पुरस्कार। तो संगीत विद्या के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजा चक्रधर सम्मान दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजा चक्रधर सम्मान दिया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाले प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए जो प्रसन्न मात्र है वो बहुत ही फेमस शासक थे। कौन से वंश के? सरबपुरी वंश के। कौन से वंश के? सरबपुरी वंश के। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि लोकसभा का स्पीकर सदन का संचालन करने के संबंध में एक निर्णय देता है, ध्यान से सुनेंगे, यदि लोकसभा का स्पीकर सदन का संचालन करने के संबंध में एक निर्णय देता है और संबंधित सदस्य उससे सहमत नहीं है तो क्या होगा? तो देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, है ना, स्पीकर, उनका जो निर्णय होता है वो हमेशा अंतिम और सर्वमान्य होता है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो एक बार निर्णय दे देते हैं तो। अब ऑप्शन देखिए, स्पीकर का निर्णय अंतिम एवं सदन के लिए बाध्यकारी होगा, तो यही जो है वो सही आंसर है, ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है, स्पीकर का निर्णय अंतिम एवं सदन के लिए बाध्यकारी होगा। अब मैं बाकी ऑप्शन भी आप सभी को पढ़ के बता देती हूँ। संबंधित सदस्य सदन के समक्ष अपील करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकते। सदन बहुमत से निर्णय लेगा, ये भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा, ये भी नहीं होता है। जो स्पीकर होते हैं उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम और सर्वमान्य होता है। हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 121.06 करोड़, बी है 100.02 करोड़, सी है 111.02 करोड़, डी है 131.02 करोड़। तो भारत की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 121 करोड़। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति। तो याद रखेंगे कि जो ब्याज की दरें निर्धारित की जाती है ना, तो ये जो ब्याज दर नीति है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। आप सभी जो पढ़ते हैं रेपो रेट है ना, बैंक रेट, यही सब क्या है? ये सब ब्याज रेट है ना। तो ये जो ब्याज रेट से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो आता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत।
अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, बी विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, सी ज्योतिबा फुले, डी महादेव गोविंद रनाडे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। इनके साथ ही आप सभी कुछ और नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि जो प्रार्थना समाज है, ठीक है, उसमें कौन कौन शामिल थे इसकी स्थापना के अंतर्गत? केशव चंद्र जी भी थे, केशव चंद्र जी। उसके बाद आत्माराम पांडुकर, आत्माराम पांडुकर भी जी थे। इनके अलावा एक और नाम आप सभी को याद रखना है, और वो है देवेंद्रनाथ ठाकुर जी, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी। इन सभी ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही नाम दिया हुआ है, महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कई बार क्या होता है कि सबका नाम दे देता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर तीनों की जगह में नाम दिया रहेगा और यहाँ पर दिया रहेगा उपरोक्त सभी, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। तो ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे? बहुत ही फेमस विद्रोह है मुंडा विद्रोह, ठीक है, भारत का, जिसमें बिरसा मुंडा जी जो थे नेतृत्व करते थे। तो ये कहाँ के नायक थे? मीन्स ये जो विद्रोह हुआ है वो मेनली कहाँ पर हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है संथाल परगना, बी है छोटा नागपुर, सी है तेलंगाना, डी है मालाबार। तो याद रखेंगे कि जो बिरसा मुंडा जी ने विद्रोह किया था, ठीक है, मुंडा विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वायुमंडलीय परत जहाँ सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी विकिरण शोषित होती है, वह वायुमंडलीय परत जहाँ सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी विकिरण शोषित होती है। तो देखिए, पराबैंगनी विकिरणों को शोषित कौन करता है? ओजोन परत। तो जिस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है, उसी मंडल इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब वही मंडल जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है पूरा नाम, तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। तो आप सभी जो इंग्लिश नाम भी याद रखा कीजिए, हिंदी में भी दे दिया है इंग्लिश में, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में देगा ही, है ना। तो कभी भी साइंस वगैरह इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ते हैं आप सभी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा कीजिए कि इंग्लिश के जो वर्ड है वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह सौर मंडल का गहना कहलाता है? ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। तो याद रखेंगे, जो शनि है, कौन सा ग्रह? शनि, इसको कहा जाता है सौर मंडल का गहना, ठीक है। क्यों कहा जाता है ये भी याद रख लीजिए। जो शनि है, ठीक है, उस ग्रह के चारों ओर 7 वलय है, ठीक है, वलय मीन्स रिंग है, इसलिए इसको सौर मंडल का गहना कहते हैं, क्योंकि इस रिंग के कारण ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन व्यापम के द्वारा आजकल पूछा जा रहा है। यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो जाता है, ध्यान रखेंगे राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, ठीक है, राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति ने विधेयक को कुछ आपत्तियों सहित राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज दिया। मतलब कहने का मतलब है कि राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया जिसे राज्यपाल को दिया, ठीक है, पारित करके राज्यपाल के पास भेजा, फिर राज्यपाल ने क्या किया, उसको उसका जो अधिकार है उसके अकॉर्डिंग उसने उस विधेयक को सुरक्षित रख लिया राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया। फिर जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन्होंने विधेयक को कुछ आपत्तियों सहित, है ना, पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज दिया। अब राज्य विधानमंडल ने विचार कर उसे फिर से दोबारा पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है, मीन्स अब वो विधेयक को क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, उसके बाद है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, विधेयक पर निषेधा, ठीक है, निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल हस्तक्षेप करेगा। तो देखिए, जो राज्यपाल है ना, वो किसी राज्य विधानमंडल की तरह जो विधेयक पारित होता है ना, उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं, मीन्स उस राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजते हैं। ये राज्यपाल का स्वाविवेकी शक्ति है, ठीक है, किसका? राज्यपाल का। लेकिन राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है, ठीक है, क्या राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जो है उनको कुछ भी आपत्ति के साथ वापस करते हैं, या फिर उस पर अनुमति देते हैं या फिर नहीं देते हैं, ये सब जो है वो खुद की स्वाविवेकी शक्ति से नहीं करते हैं, ठीक है।
उस पर मंत्रिमंडल का हस्तक्षेप रहता है। कहने का मतलब है वो कुछ भी करें, मंत्रिमंडल जैसा करने के लिए कहते हैं उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। जिस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए आप सभी यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा, राज्य विधानमंडल ने फिर से भेजा है तब वो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इस कंडीशन में भी वो कुछ भी करेंगे तो उसमें मंत्रिमंडल का हस्तक्षेप रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर संसद में अगर हम देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कोई साधारण विधेयक पारित होता है, ठीक है, फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। फिर राष्ट्रपति जो है अगर पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, और अगर फिर से पुनर्विचार करने के बाद जो लोकसभा या राज्यसभा है ना, दोनों के द्वारा फिर से उसको पारित करके राष्ट्रपति के पास अगर भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस समय बाध्य होते हैं। क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है। और वो कुछ भी करते हैं, दोबारा अगर पारित करके इनके पास भेज दिया गया तो उनका जो भी निर्णय होगा राज्य विधानमंडल के विधेयक के संबंध में, वो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भी बोलेंगे उसके अनुसार ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो किससे पूछा गया है, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में बहुत कुछ चीज़ें जो है वो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। तो यही पूछा गया कि कौन सा चीज़ जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया, तो विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के द्वारा लिया गया है, ठीक है। मीन्स जापान का जो संविधान है वहाँ से लिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। सी संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया, तो पहले मतलब जो पहला है, ठीक है, उसके नीचे क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, जो ए बी सी डी है ना, तो इस साइड का जो ऑप्शन है उसको ऊपर दिया हुआ है, तो हम इसके हिसाब से देखते हैं। तो देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया में क्या बताई थी, सी के नीचे आएगा, ठीक है। तो देखिए सी के नीचे आएगा पहला, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है बी और सी, जिसके नीचे सी के नीचे पहला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ए और डी तो वैसे ही कट गया। अब देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये कहाँ से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया। तो डी के नीचे क्या आना चाहिए, डी के नीचे आना चाहिए सेकेंड, क्या आना चाहिए, सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है डी के नीचे सेकेंड, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी के नीचे आएगा सेकेंड। उसके बाद देखिए जो बी है, बी क्या है, आयरलैंड, तो आयरलैंड के नीचे क्या आएगा, चौथा, तो यहाँ पर चौथा दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, ए, तो इसके नीचे क्या आएगा, तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो मैं आप सभी को जितने भी क्वेश्चन करवाई हूँ फ्रेंड्स, अगर उसमें कोई भी डाउट आ रहा है आप सभी को तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चंस को देखते हुए आप सभी को आगे का प्रिपरेशन करने का जो आइडिया है वो ज़रूर मिल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने से ही हमें आइडिया होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो आप सभी को अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं एक बार फिर से कहती हूँ कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आप सभी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही जो नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।